ओके। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव मिश्रा। और फाइनली हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए जो इंफ्रा की ज़रूरत थी वो सारा अरेंजमेंट कर लिया है। और इकोनॉमी ही नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और भी जो संभव होगा, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री ये तो करवाएंगे ही, और भी जो संभव सब्जेक्ट होंगे वो भी करवाए जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा था कि क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलें, क्योंकि मैं प्रीलिम से पहले भी यही चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि इंफ्रा मेरे पास था नहीं। अब किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी और के स्टूडियो में आप पे करके भी वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, टाइमिंग वगैरह का प्रॉब्लम्स होता रहता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से कम आउट करने के लिए फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो अपना ही स्टूडियो सेटअप कर लेते हैं। तो अब अपना स्टूडियो सेटअप हो गया है और अब हम लोग अपनी क्लासेस आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि अब रेगुलर क्लासेस होंगी और इसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट तो प्रॉपर होने ही होने हैं। प्लस आपको एक मेंटरशिप। बेसिकली होता ये है कि बच्चा तैयारी शुरू करता है कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन समझ नहीं होती कि उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब इसकी समझ नहीं होती तो वो आईएएस की तैयारी के लिए बुक्स खरीदता है, फिर उसके बाद वो फैक्ट पे उतरता है, फिर वो ल्यूसेंट पे उतरता है, और अल्टीमेटली लास्ट में होता है ये जाकर कि वो पटवारी, लेखपाल के फॉर्म भरता है, ठीक है, या फिर पुलिस भर्ती। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये प्रॉब्लम इस जगह आ रही है कि बच्चे को यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, हमें कैसे अपनी तैयारी को शुरू करना है। मैं अभी पूर्वांचल गया था पढ़ाने के लिए, तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं वहां पे, लेकिन उनका सबका टैलेंट मर रहा है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो वहां से लौटने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब अपना स्टूडियो डालेंगे। दूसरे के स्टूडियो पे वो सारी प्रॉब्लम मैं फेस करने के मेरे बस का नहीं था। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अपना स्टूडियो डालेंगे, और अपना स्टूडियो डालने के बाद फिर अपने स्टूडियो से फिर मैं अपनी चीजों को अपने तरीके से करूंगा, गाइड करूंगा, मेंटर करूंगा। तो अब अपना स्टूडियो हो गया है। अब यहां से मैं आपको रेगुलर क्लास दे सकता हूं, मैं रेगुलरली आपको मेंटर कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं जब वहां से लौटा तो मतलब इस चीज को लेकर काफी मन में हर्ट था कि मतलब अच्छे अच्छे जो वहां पर जो अच्छे ब्रेन हैं जिनको ग्रूम किया जा सकता है, और वो अल्टीमेटली जो है ना इंडअप कर रहे हैं कहां पर, पटवारी, लेखपाल पर। क्योंकि उनसे पूछो कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो सर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये लगता है कि अच्छा यूपीएससी या आईएएस नहीं होगा तो पीसीएस तो हो ही जाएगा। तो पीसीएस भी इतना इजी नहीं है दोस्त, ठीक है। पीसीएस जो यूपीएससी दे रहे हैं वो भी पीसीएस दे रहे हैं, जो पिछले 6 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी पीसीएस दे रहे हैं, ठीक है। तो जो 6 साल और 10 सालों से यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है, मुखर्जी नगर में पढ़ा हुआ है, जब वो पीसीएस देगा तो वो बच्चे जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो इनसे compete नहीं कर पाएंगे ना। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी क्लास शुरू कर दी है, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि जून में हम अपनी क्लासेस लाएंगे, रेगुलर लाएंगे, मेंटरशिप होगी, प्रॉपर आपको मेंटर किया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। शुरुआत में मैंने ये सोचा था कि फी लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, लेकिन अब मैंने ये डिसीजन लिया है कि कोई भी फीस नहीं होगी इसके ऊपर, ठीक है। और ये क्लासेस जो मैंने शुरू की हैं ये इसलिए नहीं शुरू की हैं कि भाई आप मुझे व्यूज मिलें या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ये सब चीजें मेरे पास इतना है, और इन सब चीजों के लिए मैं दूसरी जगह पढ़ा के कमा सकता हूं। बस एक मेरा अल्टीमेट गोल है कि जो बच्चे काबिल हैं और या तो उनके पास गाइडेंस नहीं है और या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो लोग पढ़ सकें। व्यूज मिले ना मिले, वॉच टाइम मिले ना मिले, 2 बच्चे पढ़ें, 5 बच्चे पढ़ें, 10 बच्चे पढ़ें, लेकिन अगर मेरे वीडियोस उन तक पहुंच रहे हैं और वो जो है ना उनसे उनका भला हो जा रहा है, तो यही मेरे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। तो अब इन सारे घटनाक्रम में हम जो अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, तो हम शुरू करेंगे इकोनॉमी से। अब इकोनॉमी आपको बड़ा टफ लगता है, ठीक है, इकोनॉमी जो है आपको बड़ा टफ लगता है, तो मैंने सोचा कि इकोनॉमी से ही शुरू किया जाए। और अच्छा, मैं टीचर भी इकोनॉमी का ही हूं, तो इकोनॉमी इतना टफ नहीं है। क्योंकि जब जो मैंने इस बार जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम मैंने जो है इस तरीके से बनाया है
कि पहले जब अगर आप मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर देखोगे जो मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयार करवाए थे, तो उन लास्ट ईयर्स के लेक्चर्स में मैंने जो ना मनी, फिर उसके बाद आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, बजट, इस तरीके से मैं आगे बढ़ा था। मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे है, एक कन्वेंशनल वे है कि उस तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, फिर लेकिन मुझे लगा कि जब मतलब जब बच्चों को देखता हूं, फिर मैं इस बार जब पूर्वांचल से पढ़ा के लौटा तो मुझे लगा कि नहीं, वहां पे टैलेंट तो है, लेकिन और वहां पर नहीं, मतलब कि टैलेंट तो हर जगह है, लेकिन जो बच्चे हैं अभी उनके पास इतनी समझ नहीं है कि मैं डायरेक्ट मनी पढ़ाना शुरू कर दूं, डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाना शुरू कर दूं, डायरेक्ट उनको सीआरआर, एसएलआर पढ़ाना शुरू कर दूं, डायरेक्ट उनको एमएसपी और सब्सिडी पढ़ाना शुरू कर दूं। तो फिर मैंने रीस्ट्रक्चर किया, और रीस्ट्रक्चर करने के क्रम में आपको जो मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, वो इकोनॉमी मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 स्टेजेस में। ठीक है, 4 स्टेजेस में मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। और वो 4 स्टेजेस क्या होंगी? देखिए 240 टोटल क्लास होंगी। ठीक है, और 240 क्लासेस में आपका जो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होंगी? पहली स्टेज होगी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस पे अभी हम चर्चा करते हैं। अब इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस क्या है? जैसे आप जीडीपी पढ़ते हो कि भारत की जीडीपी बढ़ गई या फिर अमेरिका की जीडीपी इतनी गिर गई। ठीक है, तो जीडीपी पढ़ते हो, लेकिन जीडीपी क्या है वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, सीआरआर क्या है। ठीक है, अब आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, या आरबीआई ने जो है ना पॉलिसी रेट बढ़ा दिए, तो पॉलिसी रेट किसे कहते हैं? तो ये पेपर में आप पढ़ लेते हो, लेकिन इनका मतलब क्या है, इनके अंदर क्या है चीज है, वो चीज आपको नहीं पता। एक चीज और ध्यान रखिए कि ज्यादातर जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफिनीशन से ज्यादा आ जाते हैं इकोनॉमी में, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इकोनॉमी की क्या है, कैसे है, वो मैं अभी आपको ब्रीफ करूंगा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम जो कवर करेंगे, सेकंड जो स्टेज होगी, उसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, और ये होंगी 9th से लेके 12th तक। अब 9th से लेके 12th तक भी सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, वो जो मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है। ठीक है, थर्ड स्टेज में फिर हम जाएंगे प्रीलिम्स पर। ठीक है, फिर हम प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम 4th स्टेज में जाएंगे मेंस पर। देखिए, जो ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर जो ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं वो बस प्रीलिम्स तक चल रहते हैं। ठीक है, और मेंस वाले जो टॉपिक्स हैं उनको क्या है, उनको या तो करंट के नाम पर छोड़ देते हैं, या फिर वो उनको जो है ज्योग्राफी के पार्ट के नाम पर छोड़ देते हैं। अब एग्रीकल्चर है, सब्सिडी है, एमएसपी है, इरिगेशन है, इनसे क्वेश्चन कहां से आते हैं? इनसे क्वेश्चन इकोनॉमी के अंतर्गत ही आते हैं ना, और ये किसके पार्ट हैं? ये मेंस के पार्ट हैं। तो ये सारे टॉपिक भी आपको कवर करवाऊंगा। तो मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा मेंस का सिलेबस हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस हम कवर करेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, और बेसिक हम अपने डिफिनीशंस वगैरह देखेंगे। अच्छा, जब आप जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस आप समझ जाओगे। जब इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस आप समझ जाओगे तो उसके बाद जो है ना फिर आपको एनसीईआरटी हो गया, तो प्रीलिम्स और मेंस में इतना टाइम आपको नहीं लगना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पहले समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि सामान्य समझ। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने से पहले उसकी एक सामान्य समझ, या उसका एक पिक्चर, या उसका एक कुछ धुंधली सी भी कुछ छवि हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक रीजन है।
ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों ने जो है ये सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ तैयारी के दौरान ही पढ़ा है। ठीक है, उससे पहले उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं। सीबीएसई बोर्ड में अगर अगर किसी ने अगर अपनी पढ़ाई की है तो उसने तो पढ़ा होगा, लेकिन जो अदर बोर्ड्स हैं, और खासकर ये समस्या है जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, ठीक है, तो हम पहले जो ना जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसको लेकर हम एक सामान्य समझ अपने अंदर डेवलप कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना फिर हम उस सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप गहराई से उतरेंगे। ठीक है, तो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी सामान्य समझ में आपको क्या देखना है? ठीक है, सामान्य समझ के अंतर्गत आपको क्या देखना है? तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। अब ये अर्थव्यवस्था आई है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक, अब क्या है, फिर उसके बाद अब हमें जानना है कि यह कितने प्रकार का होता है। तो इसके टाइप्स को भी जानना है आपको, कितने टाइप्स का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन मुझे इंग्लिश में याद है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब उसके बाद ये अर्थशास्त्र है तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, एक विषय के रूप में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास हम विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, भूगोल हम विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, इन सब के रीजन है। लेकिन हम अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो जब हम रीजन देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी धरती पर जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। ठीक है, अब उन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड हैं और उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके, उन्हीं का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है। और वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इनको यूटिलाइज कैसे करना है, इनको एलोकेट कैसे करना है, यानी कि इनका उपयोग कैसे करना है और इनका आवंटन कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। और ये जो अध्ययन है ये हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक विषय के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे रिसोर्स हैं वो सीमित हैं। ठीक है, स्कार्स हैं। अब रिसोर्सेस की बात आई, संसाधन, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल आ जाएगा कि संसाधन क्या है। अगला सवाल क्या आ जाएगा, रिसोर्सेस यानी कि संसाधन क्या है या क्या होते हैं। क्लियर। अब संसाधन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी इकोनॉमिक्स को लेकर जो ना धीरे धीरे समझ डेवलप हो रही है। ये सारी चीजें मैं सिर्फ आपको अभी यहां पर ब्रीफ दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो यहीं से शुरू होगी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, ये स्ट्रक्चर हम जान लेंगे, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास से व्हाट इज इकोनॉमिक्स से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं संसाधन। अब चूंकि ये संसाधन सीमित हैं, ये संसाधन सीमित हैं, तो एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि इनका उपयोग और इनका आवंटन कैसे किया जाता है या कौन करता है। ठीक है, क्योंकि सीमित है ना, तो इनको तो मैनेज करना पड़ेगा। तो कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है। उपयोग यानी कि यूटिलाइजेशन और आवंटन यानी कि एलोकेशन। तो इन सीमित संसाधनों का, संसाधन क्या है वो हमने जान लिया, कितने प्रकार के हैं वो हमने जान लिया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं। नेचुरल रिसोर्स में भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि नवीकरणीय संसाधन,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये सीमित हैं तो इनका जो यूटिलाइजेशन है और इनका एलोकेशन ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब धरती तो पूरे मतलब टुकड़ों में बटी हुई है, देश मतलब देशों में, और हर देश के पास अपने अलग अलग संसाधन है। धरती पर जितने संसाधन हैं वो देशों के बीच बटे हुए हैं, ठीक है, लगभग संसाधन। अब वो देश अपने संसाधनों का उपयोग और आवंटन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आवंटन क्या होता है, यूटिलाइजेशन क्या होता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये कैसे हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है, ये जो चीज डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री, उस पर्टिकुलर देश में आर्थिक प्रणाली यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, ये कैसा है, ठीक है। तो अब हमें अगली नेक्स्ट बात क्या जाननी चाहिए, हमें अगला नेक्स्ट ये पता होना चाहिए तीसरे नंबर पे कि आर्थिक प्रणाली क्या होती है या इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, आर्थिक प्रणाली क्या होती है। अब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, पेपर में पढ़ते हो, ठीक है, कि हमारी आर्थिक प्रणाली, या कभी बजट में बोला गया, ठीक है। तो ये आर्थिक प्रणाली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आर्थिक प्रणाली क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है आर्थिक प्रणाली। भाई आर्थिक प्रणाली यानी क्या, व्यवस्था। अब ये जो व्यवस्था है ये अलग अलग भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक जैसी व्यवस्था है, ठीक है। जो अमेरिका की आर्थिक प्रणाली है, या जो नॉर्थ कोरिया की आर्थिक प्रणाली है, या जो भारत की आर्थिक प्रणाली है, वो जरूरी नहीं है ना कि एक जैसी है, और वो है भी नहीं एक जैसी। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा सिस्टम अलग है, नॉर्थ कोरिया का अलग है, साउथ कोरिया का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, रशिया का अलग है, चाइना का अपना अलग है। तो ये प्रणालियां कितने प्रकार की हैं, तो ये 4 प्रकार की हैं। तो इसका सब सेक्शन क्या हो जाएगा आर्थिक प्रणाली का, कि ये कितने प्रकार के होते हैं प्लस टाइप्स। तो जब हम ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं, तो ये हमें 4 प्रकार की आर्थिक प्रणाली पूरी दुनिया में दिखाई देती है। पहली कौन सी है, पूंजीवादी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, ठीक है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। अब आपको बात समझ में आ रही है किस आर्थिक प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, ठीक। फिर तीसरा कौन सा है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। और चौथा कौन सा है, साम्यवादी, कम्युनिस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, फिर मिश्रित विचारधारा तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो केवल इकोनॉमी में है। लेकिन ये क्या है, ये आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको जो है ना पढ़ाऊंगा इसको, मैं इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये क्या है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। भाई पॉलिटी में विचारधारा पढ़ोगे, लेकिन इकोनॉमी में क्या पढ़ोगे, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का जो एग्जांपल है, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो इंडिया है, और कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, अमेरिका। और अगर हम कम्युनिस्ट का देखें तो कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, नॉर्थ कोरिया। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया को छोड़कर शायद ही कोई देश ऐसा है, ठीक है, कि जो कंप्लीटली कम्युनिस्ट हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि लगभग सभी देश मिक्स्ड ही हैं। बस ये है कि झुकाव कुछ देशों का समाजवादी की ओर ज्यादा है, कुछ देशों का पूंजीवादी विचारधारा की ओर ज्यादा है। यानी कि जब विचारधारा जैसी होगी, आपका काम करने का प्रणाली या आपकी आर्थिक गतिविधियों की प्रणाली भी वैसी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम हम पढ़ेंगे। फिर जब इकोनॉमिक सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी दुनिया में क्या क्या आर्थिक प्रणालियां चल रही हैं, फिर आपको अब ये पता होना चाहिए कि अब हमारे सिलेबस के हिसाब से चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी क्या है। हमने इकोनॉमिक्स तो समझ लिया, लेकिन अब हमें यह समझना है कि इकोनॉमी क्या है। क्लियर है? अब इकोनॉमी क्या है तो जब हम देखेंगे, तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अब हम अगर इस समय इसकी डिफिनीशन में देखेंगे तो किसी क्षेत्र विशेष में हो रही आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब क्षेत्र विशेष तो हम भारत को लेकर चले, तो भारत को लेकर चले हैं तो भारत में जो हमारा आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनका जो अध्ययन हम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, और वही हमारा सिलेबस का पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां एक शब्द निकल कर आया है, आर्थिक गतिविधियां। तो आपको जो पांचवा पॉइंट है, आप ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। आर्थिक गतिविधियां इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विच इज अटैच्ड विद द कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी गतिविधि जो कीमत से जुड़ी हुई हो या जिसके साथ कीमत जुड़ जाए वो आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब इन आर्थिक गतिविधियों का जो क्लासिफिकेशन है तो वो क्या है? अगर हम मोटा मोटा देखें तो वो क्या क्लासिफिकेशन है? तीन प्रकार की हमारी गतिविधियां हैं। हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तीन क्षेत्रों पे या तीन स्तर पर हैं, या तीन क्षेत्रों के अंतर्गत उन्हें क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। और तीसरा क्या है आपका? सर्विस। ठीक है, तो ये तीन क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत भारत में आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है, तो इनका हम जो है ना क्षेत्रीय इनका वर्गीकरण भी देख लेंगे, और हम साथ में ये भी देख लेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों का जो योगदान है वो कितना है भाई, कृषि का, इंडस्ट्री का और सर्विस का। ठीक है, इनका योगदान आपका एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि रोज कितने लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, जीडीपी में इनका क्या योगदान है। ठीक है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद अगली चीज जो हम पढ़ेंगे, तो आर्थिक गतिविधियां पढ़ ली, फिर हम पढ़ लेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन क्या होते हैं। अब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन की बात कर रहे हैं, हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है तो वो जो गतिविधियां हो रही हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये उत्पादन कैसे हो रहा है, इस उत्पादन को होने में किन चीजों की जरूरत पड़ रही, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन कौन से हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारे उत्पादन के साधन है, जो कि चार होते हैं, जो हमारे संसाधन है वही हमारे उत्पादन के साधन है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारी धरती के संसाधन है वही उत्पादन के साधन है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब उत्पादन के साधन अगर जब हम इसको डीप में जाएंगे तो ये चार हैं। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहां पर हम पूंजी क्या होती है
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई श्रम क्या है? तो आदमी का जो मजदूरी कर रहा है आदमी, वही श्रम है। वो चाहे मानसिक मजदूरी करे, चाहे फिजिकल यानी कि शारीरिक मजदूरी करे। अगर कोई ऑफिस में बैठकर, एसी ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है तो वो मानसिक मजदूरी हो गई, और कोई अगर बाहर फावड़ा चला रहा है तो वो शारीरिक मजदूरी हो गई। तो इसको तो समझने की जरूरत है नहीं। भूमि क्या है? तो भूमि को हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अब यहां पर पूंजी क्या होती है? पूंजी मतलब कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा साधन जो आय का सृजन करे, उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये पूंजी जो है ना, प्रोडक्शन के टर्म्स में ये पूंजी कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब स्थिर पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कुछ और चीजें पढ़ लेंगे, जैसे एक हमारी नॉर्मल अर्थव्यवस्था हो गई, तो उसमें उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है। हम यहीं पर पढ़ के चलेंगे आगे। जब हम यहीं से पढ़ के जब आगे चलेंगे, जब हम शुरुआत करेंगे, तो ये हमारा क्या, ये हमारा बेस मजबूत हो गया। ये हमारा होमवर्क हो रहा है। फिर हम एनसीईआरटी से अपने होमवर्क को और मजबूत कर लेंगे, फिर प्रीलिम्स में जाएंगे, फिर मेंस में जाएंगे। तो इकोनॉमी अपने आप आपको इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अभी जितना आप देख रहे हो, मतलब कि आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा, और आपको होना भी शुरू हो गया होगा कि इतना टफ नहीं है। तो अब ग्रीन जीडीपी के ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, हरित अर्थव्यवस्था क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इस बार क्वेश्चन भी आया है। फिर आपका डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, इनके बारे में भी हमें जानकारी लेना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम ये कह सकेंगे कि अब हमें थोड़ा बेसिक हमें हो गया कि हाँ, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। हम किस मतलब हम जिस जगह स्विमिंग करने जा रहे हैं या जहां गोता लगाने जा रहे हैं, वहां का गहराई का थोड़ा बहुत हमें अनुमान हो गया है। अब आप बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो। अब मैं आपको डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, बैंकिंग, सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ाना शुरू कर दूं, और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको बाउंस कर जाएगा। और खासकर देखिए, मैं यहां पर जो मैंने क्लास शुरू की है, मेरा मोटो है कि जो सबसे कमजोर है और उसके मन में इच्छा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो वो उसको मैं साथ लेकर चलूं। ठीक है। मैं उस किसी भी स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं कर रहा कि वो जंप करके मुझे हाथ दे कि हाँ सर मेरा हाथ पकड़ लो। मैं उतर के आऊंगा और हाथ पकड़ के लेके चलूंगा। ठीक है। तो यहां पर मास्टर कोई नहीं है, आपको भले ही लगता होगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें तो आपने मिस कर दी। तो धैर्य से इन क्लासों के साथ जुड़िए और धैर्य के साथ इन क्लासों को करना शुरू करिए। ठीक है। हम बेसिक करने के बाद फिर उसके बाद जब हम नॉर्मल डिफिनीशन समझ लेंगे, उसके बाद फिर जब हम एनसीईआरटी समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपका 70% इकोनॉमी तो आपने कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सबसे कमजोर बच्चे का हाथ लेकर मुझे चलना है। ठीक है। और अब मैं यहां पर कोई ज्ञान फेंकने के लिए नहीं हूं, मैं यहां पर सिखाने के लिए हूं। तो सबसे कमजोर बच्चा जो होगा मैं उसको लेकर चलूंगा। ठीक है। तो आप लोग भी धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो नई चीजें सीखते रहेंगे। तो अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को 4 स्टेजेस यानी कि 4 चरणों में कंप्लीट करेंगे। और वो 4 चरण क्या हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा, एनसीईआरटी, प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस। और उसके लिए हमने टोटल जो क्लासेस डेडिकेट की हैं वो 240 हैं। इकोनॉमी के साथ साथ और भी क्लासेस होंगी, वो धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। और उसके बाद हम धीरे से लाइव क्लासेस पे भी आएंगे, जब लाइव क्लासेस को लेकर भी आप लोगों से राय लेंगे। ठीक है। जब आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है। खूब पढ़िए।